100 सुनार की और एक लोहार की, ये वाली कहावत हमारे बच्चों पे फिट बैठती है। हमारे बच्चों की परेशानी ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे या फिर वो कम पढ़ रहे हैं, 10 घंटे नहीं पढ़ रहे, 12 घंटे नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ रहे ज्यादा, पर वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि किस चैप्टर को किस तरीके से डील करना है, किस बुक में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी परेशानी बच्चे कर रहे हैं। आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीयूटी में अच्छा स्कोर दिलवाएंगे, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से कि भाई बुक कौन सी है। बुक हमेशा की तरह मैक्रो, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बीच में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चले गई थी, फिर से आ गई है। ठीक है, 3 किताबें, परेशानी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। एनसीईआरटी इज द बाइबल, ये सारी बातों को पता है। अब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नेशनल इनकम 2023 में 5, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस के हिसाब से बटे हुए हैं। ठीक है, और मैंने अगर एक चैप्टर के अंदर अगर कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने अलग कर दिए हैं, तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर मैक्रो में तो इतने टॉपिक, इतने चैप्टर भी नहीं है। मैं मान रहा हूं, मैंने क्या करा, उस चैप्टर को सब टॉपिक में भी डिवाइड कर दिया, मतलब मैक्रो को सब टॉपिक में यहां पे लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो देख लो। नेशनल इनकम जो आपके है, ये टॉपिक क्वेश्चन है। मनी एंड बैंकिंग अगर आप देखो तो 2023 में 4, 2024 में 3, 2025 में 3 और यही 2026 में भी यही था। ठीक है, 27 में अगर आप देखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का अगर आप देखो 3 to 4, अगर हम चैप्टर का देखें। गवर्नमेंट बजट का अगर आप देखो 3 to 3 क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये है। एक्सचेंज रेट, अब आते हैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो हमने सब टॉपिक है बीओपी का, उसमें अगर आप देखो तो 1, 1, 1, 2 ये क्वेश्चन है। फिर अगर आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से आप देखोगे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर के क्वेश्चन होंगे, ये अलग से क्वेश्चन मैंने अलग से करके रखे हुए कि ताकि आपको मालूम चल पाए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कीनीशियन थ्योरी अगर मैं आपको दिखाऊं, कीनीशियन थ्योरी किसका पार्ट है बच्चों? कीनीशियन थ्योरी इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2, 1, 2 क्वेश्चन है। मल्टीप्लायर अगेन किसका चैप्टर है बच्चों? मल्टीप्लायर अगेन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर है। 1, 2, 1 चैप्टर है। इन्फ्लेशन और वेलफेयर बच्चों, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, और ये तीनों में ही है। अगर आप देखोगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई में भी एंड में इन्फ्लेशन ही आता है, मनी एंड बैंकिंग में भी एंड में इन्फ्लेशन आता है। अगर आप बजट देखोगे तो एंड में इन्फ्लेशन ही आता है, बीओपी देखोगे तो शुरुआत में और एंड में इन्फ्लेशन ही पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, फिर अगर आप देखो फिस्कल पॉलिसी और डेफिसिट, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं यहाँ से। 2 मार्क्स, 0 मार्क्स। बैंकिंग टूल्स, अगर हम मनी एंड बैंकिंग को थोड़ा सा और अंदर से अगर देखें तो बैंकिंग टूल स्पेसिफिकली क्वेश्चन जाते हैं 2, 3, 3। तो ये मैंने अलग से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, अब बैंकिंग टूल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? मनी एंड बैंकिंग 3 है। इसका मतलब ये है कि मनी एंड बैंकिंग से 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। इस बार भी जो 2026 का जो पेपर हुआ उसमें भी देखा ये गया, अभी सीबीएसई तो है नहीं बच्चों, सीबीएसई में क्या होता है, फिक्स है भाई, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, ये वाली बात सीबीएसई फिक्स है। पर ये सीयूटी है। सीयूटी में क्या होता है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। 1 महीना पेपर चल रहा है बच्चों का, 1 महीना, 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा पेपर बनता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ये चैप्टर ज्यादा आ जाता है, कभी ये चैप्टर कम आ जाता है, ऐसा होता रहता है। पर कुछ टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो वो टॉपिक्स क्या है? वो टॉपिक्स है मनी एंड बैंकिंग, आप देख सकते हो आराम से। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है एग्रीगेट, ये वाला जो टॉपिक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सीबीएसई में भी ये इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सब टॉपिक बता दिए कि सब टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है वाली बात। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको नंबर वाइज, अगर आपको देखना कि भाई नंबर वाइज, अगर आपको देखना कि नंबर वाइज क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो देख लो आप। नंबर वाइज इसको, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो हमने 5 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इस तरीके से हमने क्या करा, इसको नंबर वाइज दिखा दिया। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है। मतलब आप देख सकते हो कि अच्छा खासा पेपर में मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप नोटिस करोगे तो 2023 में कम क्वेश्चन, मतलब टॉपिक ही कम आए थे। 23 में कम टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स से आए थे, तो कम ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2024 में भी यही हुआ, तो कम ही क्वेश्चन आए। 2025 में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से आई थी, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आई थी, तो इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा है। 2025 में याद रखिएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आया था,
तो मैक्रो और माइक्रो दो ही आए थे, मैक्रो और माइक्रो आए थे दोनों। तो माइक्रो इतना सारा आया था और मैक्रो आया था बाकी, ठीक है। तो मैक्रो ज्यादा आया था और माइक्रो क्या था, कम आया था उसमें भी। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे कंज्यूमर बिहेवियर हर बार ज्यादा नंबर क्वेश्चन आ रहे, देखो यहां पे कंज्यूमर बिहेवियर से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बच्चों ये आपका यूनिट इसी यूनिट का नहीं है, अगर आप आखिरी यूनिट में जाओगे तो उसमें सप्लाई और डिमांड का एप्लीकेशन वाला एक टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इलास्टिसिटी, डिमांड एंड सप्लाई का उस चीज को भी देखते हुए चलना, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हो बाकी टॉपिक्स, परफेक्ट कंपटीशन, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम, सेंट्रल प्रॉब्लम से आगे बाकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई और इलास्टिसिटी। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप मैक्रो भी पढ़ रहे हो तो बार बार, अगर आप बीओ भी पढ़ रहे हो, बजट पढ़ रहे हो, हर चैप्टर में डिमांड एंड सप्लाई आएगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हमें बेसिक जानना है इकोनॉमिक्स में हो क्या रहा है, तो उसमें डिमांड और सप्लाई की बातें थोड़ी कम हो सकती है। बट अगर आप मनी एंड बैंकिंग के अंदर आते हो तो वहां पे डिमांड डिमांड डिमांड, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, यही बातें होती रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा, मैक्रो और माइक्रो को समझने के लिए एक बात याद रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग को लोग बोलेंगे कि न्यूमेरिकल, बिना न्यूमेरिकल करे काम हो जाएगा वगैरह वगैरह, पर आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं डेटा वाले आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, क्रोनोलॉजी आ रही है, ये सारी चीजें आ रही है। तो जब भी आप जहां से भी आप पढ़ो इसको आईडी को, तो वो डेटा, वो नंबर्स को याद कर लेना, वो ईयर्स को याद कर लेना, वो क्रोनोलॉजी को याद कर लेना और इसके नोट्स बना लेना। अगर आपको इसके नोट्स बनाने नहीं आते तो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस बड़ी हुई है, उसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब इसमें 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर के आगे भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पॉवर्टी और हेल्थ आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप लोग के चैप्टर नहीं है। पर क्या होता है ना कि आप जो बिटवीन द चैप्टर, जो जैसे अगर आप ह्यूमन कैपिटल पढ़ोगे, आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ोगे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी के बारे में बात करी गई है, डेमोग्राफी के बारे में बात करी गई है, तो वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो क्वेश्चंस हैं ये आप पढ़ोगे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म अगेन एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उस चैप्टर में आप इसे पढ़ोगे। तो मैंने क्या करा है, ये सारा इसे अलग करके दिया है, ठीक है। 23 में आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन है, 24 में आप देख सकते हो थोड़े कम क्वेश्चन है, 25 में आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि 2025 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आई थी। क्लियर है वाली बात, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आई थी, सिर्फ क्या आया था, मैक्रो और माइक्रो आया था, इसलिए 2025 में क्वेश्चन नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन पूछ ले क्योंकि उनका बस चलता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। 2024 में क्या बच्चों, 2024 में क्वेश्चन देख लो, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ज्यादा है। वो लोग मिसलेनियस क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे केस स्टडीज आ जाती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में केस स्टडीज आ जाती है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ईजी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हो 2023 में इतने सारे क्वेश्चंस थे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मालूम चलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लो आप। उसके बाद जो ये इंडिया चाइना पाकिस्तान, यहाँ से अगेन ये ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा लिंक हो जाता है, ये थोड़ा ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से थोड़ा लिंक हो जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ टॉपिक क्या है। इंडिया चाइना पाकिस्तान के रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। एजुकेशन के रिगार्डिंग आरटीई एक्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आ ही रहा है। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कॉलोनियल इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब 1991 से पहले, मतलब 1947 से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी, उस टाइम पे इकोनॉमी हालत क्या थी। उस टाइम पे VKRV राव साहब थे, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक हालत को बताया था। देसाई साहब थे, दादा भाई नौरोजी थे, बहुत सारे लोग थे, मतलब VKRV राव साहब प्रीमियम थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ ही रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन 1947 से लेकर 1991 में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म करे थे, 1947 से लेकर 1991 वाला बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक चैप्टर है अलग से, ग्लोबलाइजेशन अलग अलग चैप्टर में ये पॉइंट आ रहा है। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ेंगे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में, ठीक है। ओके, फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं 1947
1947 का रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तब हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की डेमोग्राफी कैसी है और डेमोग्राफी चेंज होती रहती है। जब आप पढ़ोगे 1947 में हमारी डेमोग्राफी क्या थी, आप वहाँ देखोगे 1947 से लेके आप 1991 में डेमोग्राफी देखोगे इंडिया की, मतलब भाई हम लोग क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर 1991 के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशन वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इन 3 जगह पे डेमोग्राफी दी जाएगी। अब मैं इन तीनों चैप्टर के नाम लिखता तो आपको ज़्यादा काम का नहीं होता, पर मैंने क्या करा इसलिए डेमोग्राफी लिख दी ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। अब हेल्थ पॉवर्टी, आप जब रूरल डेवलपमेंट पढ़ोगे, आप जब एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, तब आप हेल्थ और पॉवर्टी के बारे में पढ़ोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना एक चैप्टर ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म वैसे 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म लिखा हुआ है, बट 1947 से लेकर 1991 में हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे, वहां पे वो देख लेना। रूरल डेवलपमेंट देख लेना, रूरल डेवलपमेंट का एक अगला चैप्टर ये ह्यूमन कैपिटल देख लेना। ह्यूमन कैपिटल में आपको पॉवर्टी और हेल्थ वाला टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में। तो ये कुछ क्या है, ये सारे क्या है, कुछ टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स मैंने टॉपिक वाइज आपको दिखा दिया कि भाई ये सारी चीजें हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर, ठीक है। अब ये नंबर वाइज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आई है, पर नहीं समझ में आई है, तो ये वाली स्लाइड देख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहीं पे दी हुई है। आप नोटिस करोगे मैक्रो माइक्रो आईडी है। अब सर अगर मेरे को कुछ पढ़ना नहीं है, आप मुझे वो बात बता दो जिसको अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरे आराम से 60% में स्कोर कर पाऊँ, आराम से मैं 60% स्कोर कर पाऊँ। कोई भी एक किताब बता दो आप मुझे, तो मैं आपको बोलूँगा भाई मैक्रो पढ़ ले। मैक्रो की एनसीईआरटी बच्चों 100 से 120 पेज की है, 100 से 120 पेज की है। अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आप आराम से 60% स्कोर कर पाओगे सीयूटी में, 60% आराम से आप स्कोर कर पाओगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं आपको 5 घंटे का क्लास दे दूंगा, वो प्रिपेयर कर लेना, 5 घंटे की क्लास ले लेना मेरी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आईडी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। माइक्रो को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो उससे काम हो जाएगा, ठीक है। आईडी 5 घंटे क्लास में हो जाएगा। माइक्रो 100 पेज है, माइक्रो में भी 100 से 120 पेज है, माइक्रो में भी प्रिपेयर कर लो। पर अगर आपको एक किताब जिसमें आपको जो आपको 60% स्कोर करा सकती है, वो किताब है आपकी मैक्रो किताब। ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, ठीक है, कि हर साल मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मैक्रो से ही आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो आप चैप्टर वाइज दे सकते हो। नेशनल इनकम काउंटिंग 15 से 20% आ रहा है, और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम 15 से 20%, मनी एंड बैंकिंग 10 से 15%, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 5 to 10%, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आ रहा है, 5 to 10% आ रहा है। ये वाली बात देख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बजट में जा रहे हो, बजट में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मनी एंड बैंकिंग में जा रहे हो, मनी एंड बैंकिंग में सीआरआर एसएलआर क्या होता है, उससे मनी सप्लाई में क्या फर्क पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं, वो आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वाला जो बात है वो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आएगा आपका, तो वहां से आप पढ़ लो या फिर यहां से आप पढ़ लो, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कोई भारी न्यूमेरिकल नहीं आता है, पर वो पूछ लेंगे, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, जीडीपी फिल्टर का क्वेश्चन आ जाएगा हल्का फुल्का, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स देखना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा जो पहला इंट्रोडक्शन है उसमें उससे कम क्वेश्चन आते हैं, जो इंट्रोडक्शन है वहां से कम क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर मैंने आपको दिखाया था, कंज्यूमर बिहेवियर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन और प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, इनमें 10% इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चीज़ है ना बच्चों, वो जो ये फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस और डिटर्मिनेशन इसमें आती है। अगर आप प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई देख रहे हो तो वहां पे भी डिमांड सप्लाई आ रही है, यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई आ रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो टॉपिक है ना वो हर चैप्टर में मिक्स हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपसे कभी पूछ लेगा इसकी डिमांड बढ़ाएंगे तो सप्लाई क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, देखो याद रखना इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एंड इलास्टिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहना है कुछ कर्व के ऊपर बात हो जाती है कि सर ये कर्व ऊपर जाएगा, ये कर्व नीचे जाएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे बहुत फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेना प्लीज। तो ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पहली यूनिट है वो है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है 1947 से लेकर 1991 का
जो हमने इंडियन इकोनॉमी में करा है, जो भी इकोनॉमी में रिफॉर्म करे, वो सारे हमें यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 1। फिर यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये देखना है हमें क्या देखना है, हमें देखना है। फिर हमें यूनिट 3 में क्या देखना है, यूनिट 3 में हमें देखना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हमें देखना है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनिट 3 में देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आखिरी बचती है, आखिरी में क्या करना है आपको, आखिरी में आपको जो इंडिया चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म वो देखना है, ठीक है। कंपटीशन, कंपैरिजन, ये वाली बात देखनी है। अब ये वाला चैप्टर इसलिए इजी हो जाता है, लास्ट वाला चैप्टर इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि आपने इंडिया के बारे में सारा पढ़ा हुआ है, और इंडिया के जैसा पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक रिफॉर्म है। हम लोगों ने पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म करा, फिर पाकिस्तान ने करा है। चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म फिर आपको उतना सा ही पढ़ना है, आपको सिर्फ उतना सा ही पढ़ना है। अगर उतना सा आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें भी। बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज लगाते नहीं है, बच्चे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते नहीं है। 65 सेकंड मिलते हैं, 65 से लेकर 75 सेकंड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए, तो बच्चे वहां पे लैग करते हैं। बच्चों कंटेंट बच्चे इधर उधर से पढ़ लेते हैं, पर उसका यूज करना नहीं सीख पाते हैं, बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं। तो इन सारी प्रिपरेशन कराने के लिए हम आपको, देखो परेशानी क्या है पता है, परेशानी ये है कि टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज में टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं टॉपिक। टीचर्स इंटरेस्टेड भी नहीं है बच्चों को बताने के लिए कि भाई इस तरीके से तैयारी कर लो, इस तरीके से तैयारी नहीं करो। 12th क्लास के जो परसेंटेज है आपके, 12th क्लास के जो परसेंटेज है वो सिर्फ परसेंटेज, बस नाम मात्र के हैं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, ये वाली बात होती है। पर अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आपको आने वाले 4 साल 5 साल अच्छे से बताना है, तो आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। अच्छे कॉलेज के लिए आपको एक CUT एग्जाम निकालना पड़ेगा बच्चों। अब CUT एग्जाम निकालने के लिए हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम लोग आपकी हेल्प कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये एक हमारा एक हम्बल कोशिश है आपके लिए। देखो इस बैच में हम क्या अवेलेबल कर रहे हैं, CUT डोमेन बुक, जो बुक CUT को क्रैक करवाएगी आपकी, उस मतलब CUT बेस्ड कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड्स का सिलेबस और CUT का सिलेबस सेम है, तो आप गलत हो। समझ रहे हो मेरी बात को, CUT का सिलेबस, बोर्ड सिलेबस अलग अलग है। 60% ही मैच होता है, 60% बोल रहा हूं मैं। और इकोनॉमिक्स में तो एक किताब 11th क्लास की भी मैच हो रही है, बोर्ड का सिलेबस से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है ना, इसलिए आपको एक अलग से बुक की इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप मार्केट में देखोगे तो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको चैप्टर में, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे PYQ में बच्चों 180 क्वेश्चन है चैप्टर में, एक चैप्टर में 180+ क्वेश्चन है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये हमारे PYQ की हालत है। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। जो मॉक टेस्ट क्या होता है बच्चों, आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन दी जाएगी। आपको जैसे आपके पेपर, आपका CBT मोड में पेपर होगा ना, आपको CBT मोड से ही टेस्ट करवाया जाएगा, और एक लिमिटेड टाइम पे होता है ना। अगर आप उस लिमिटेड टाइम पे तैयारी नहीं करोगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे चला गया। तो वो चीज आपको पहले ही फेस करनी पड़ेगी। गलतियां अगर आप पहले कर लोगे ना, तो आप वो गलतियां बाद में रिपीट नहीं करोगे फाइनल डे में। अगर आप फाइनल डे में वो गलतियां रिपीट करोगे, तो वो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए गलतियां पहले ही कर लो, ठीक है। फिर आखिरी है विद CUT PYQ मॉक्स आपको मिलेंगे, किताब मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। और एक कोर्स इतना महंगा नहीं है। कोर्स की फीस, अभी अच्छी बात यह है कि इस कोर्स की फीस 45% डिस्काउंट है बच्चों, 45% डिस्काउंट है। 15,000 का कोर्स था, इस कोर्स को कम करके 45% डिस्काउंट में अभी हम दे रहे हैं। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, लेना तो ले लीजिए, पर कोई वो नहीं है। इसमें खास बात पता है क्या है, इसमें खास बात, अगर आपको फिर भी फीस महंगी लग रही है, तो आप इसमें क्लिक करो, एंटर कोड में क्लिक करो, और इसमें कौन सा कोड डालोगे आप, इसमें आप डालोगे EN30 और फीस कम हो जाएगी। अगर आप EN30 डालोगे यहाँ पे और अप्लाई में क्लिक करोगे, तो आपकी फीस क्या हो जाएगी बच्चों, और भी कम हो जाएगी। एक बार चेक करके देखना, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई क्लियर। बाकी कोई परेशानी हो, इस नंबर पे कॉल लगाना और आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।